सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में। आज हम एक और लेक्चर में सीटेट केबीएस डी पीआईटी 2026 के लिए 30 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। अभी तक हमने इसके सीडीपी के लगभग 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे कि सीटेट में सीडीपी का हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेक्शन में 150 क्वेश्चन में। तो इसी श्रृंखला में हमने 2 वीडियो करा दिए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। जिन लोगों ने लेक्चर 1-2 नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के तरीके के बारे में चिंतित है। पहला है वैधता, बी है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा है प्रश्नों के प्रकार और चौथा है विश्वसनीयता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2, क्योंकि शिक्षक अगर जो प्रश्न पत्र बना रहा है वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल अगर नहीं करता है तो उसके बारे में वो चिंता करने योग्य है। तो 1 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि, यानी जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका दृढ़ विश्वास क्या है। पहला है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कण नहीं करना चाहिए। तीसरा है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और चौथा है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा का जो दृढ़ विश्वास होता है वो होता है आपका, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए। ये जो है स्टेटमेंट गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो 2 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। और जो नेतृत्व की बात करता है तो एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षक को नहीं बल्कि छात्र के जो होते हैं, लीडर होते हैं, उनको करना चाहिए जो बनाए जाते हैं। जो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला है, आकलन बहुत किफायती या ब्रैकेट में मितव्ययी होना चाहिए। दूसरा है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा है, विद्यालय बाह्य परीक्षण इकाइयों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को, जो शिक्षार्थी की क्षमता है उसको जो है बेहतर जानते हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, क्योंकि आकलन बहुत किफायती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे आकलन के लिए तो बच्चा जो है स्कूल ही आना छोड़ देगा। अब वहीं हम बात करें अच्छे ग्रेड के लिए, तो बच्चे को कभी भी अच्छे ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चे को उसके परिवेश में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चा अपने आप सीखता रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, यानी सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि ये भी है, एक समान गति पर बल देना नहीं चाहिए। वो तीसरा है, कठोर अनुशासन। बच्चे को आप कभी भी कठोर अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। तो एक समान और कठोर, जितने भी ये शब्द आए, एक समान, कठोर और केवल, ये जो है परीक्षा
जो होती है एग्जाम के लिए, ये नकारात्मक शब्द होते हैं। वहीं परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो अगर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो क्या परीक्षा की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि सीखने के लिए जो है विविध अनुभव उपयोग करने चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला है सामाजिक, बी है आनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। तो बेसिकली जो वाइगोस्की हैं वो बच्चों के सामाजिक भूमिका को ज्यादा महत्व देते हैं। तो 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1, क्योंकि बच्चा समाज में रहेगा तो वो समाज से सीखेगा। तो इसलिए जो वाइगोस्की हैं वो सामाजिक भूमिका पर ज्यादा बल देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे या डॉट डॉट वह प्रभावित है। पहला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा है कोहलर बर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत और चौथा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। तो 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। अब यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो भी ये दिया है जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास से संबंध है। पहला है पियाजे, कोहलरबर्ग, गार्डन और वाइगोस्की। तो जो संज्ञानात्मक विकास से संबंध है वो है आपके जीन पियाजे। वहीं नैतिक विकास की बात करेगा तो ये हो जाएगा कोहलरबर्ग। वहीं बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत तो वो हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। वहीं सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करेगा जो सिद्धांत तो हो जाएगा लेव वाइगोस्की। तो ये भी जो दिए हैं ये दिए हैं सिद्धांत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो उपागम है वो किस सिद्धांत पे आधारित है। तो पहला है सक्रिय भागीदारिता, दूसरा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना और चौथा है सीखने की तत्परता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सक्रिय भागीदारी। यानी शिक्षिका जो है जो क्वेश्चन आंसर करती है तो वो क्या होगा, वो सक्रिय बच्चों की जो है सक्रिय भागीदारी होगी। तो 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला है विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा है बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, चौथा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो जो शिक्षक से संबंधित जो सबसे प्रमुख प्रभावित करने वाला कारक है वो है आपका विषय वस्तु में प्रवीणता। क्योंकि अगर शिक्षक जो है अपने विषय वस्तु में प्रवीण नहीं है तो वो बच्चों को शिक्षा या ज्यादा सिखा नहीं पाएगा। तो 8 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1, शिक्षक को विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है पहला है लैंगिक पूर्वग्रह, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्तियां, तीसरा है प्रायोजनात्मक उपाग और चौथा है प्रगतिशील चिंतन। तो अगर लड़कियों को ज्यादा महत्व दे रहा है राज्य स्तर की कोई एकल प्रतियोगिता में तो बेसिकली वो लैंगिक पूर्वग्रह से प्रभावित है। तो 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। वही हम बात करें अगर लोगों को अगर ज्यादा वरीयता देते तो भी क्या होगा, लैंगिक पूर्वग्रह से। तो ये मान के चलिए कि लैंगिक पूर्वग्रह से हर
30 क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन आपको जेंडर डिसबायसेस से एक क्वेश्चन आता जरूर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बीजों को अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला है विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, चौथा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो बीजों के अंकुरण की संकल्पना के शिक्षण की जो सबसे प्रभावी पद्धति होगी वो होगी विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि जब बच्चा बीज बोएगा और अंकुरण होगा तो बच्चे उसकी जो है उसको देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे ये ग्रोथ कर रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य है, दूसरा है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, तीसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए थी, चौथा है व्यवस्था फेल हुई। तो जब बच्चा फेल होता है तो उसके साथ में जो पूरा स्टाफ होता है वो फेल होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा है डटने को प्रोत्साहित करके, चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है वो हो सकता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, क्योंकि जो होता है बाल केंद्रित वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। वही हम बात करें रटने की प्रवृत्ति, तो अगर एग्जाम में कभी भी रटने की प्रवृत्ति आए तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समावेशी शिक्षा क्या है? पहला है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, तीसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है और चौथा है तथ्यों की शिक्षा या मतोपराण से संबंधित है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है यानी समावेशी शिक्षा, उसका जो तात्पर्य होता है वो होता है कक्षा में विविधता की उत्सव मनाना या मनाती है। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? पहला है निबंधात्मक प्रश्न, बी है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तीसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और चौथा है सत्य या असत्य। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो तात्पर्य होता है वो होता है सत्य या असत्य, जैसे कि कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, यस या नो। जो यस और नो वाले जो होते हैं सत्य और असत्य वाले, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। तो पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल और चौथा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो जो प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता होती है वो होती है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। वहीं अगर केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों में हो तो बेसिकली कहीं भी अगर केवल शब्द आया जाए तो वो समझ लिए आपका वो नकारात्मक स्टेटमेंट होगा। तो ये भी छोटी छोटी बात आप लोग याद रखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान योग्यता और चौथा है विकल्पों के निर्वचन
और विश्लेषण करने की योग्यता। तो वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास के चरण में जो इंद्रियगामक अवस्था है वो बेसिकली आपकी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, यानी आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो जो पहली बात यही बन जाता है क्वेश्चन कि कोहलरबर्ग का जो संबंध है वो किससे है। तो जो कोहलरबर्ग है वो नैतिक विकास से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। और वहीं हम बात करें कठोर निर्देश, अगर कहीं भी स्टेटमेंट में कठोर निर्देश आए तो वो भी स्टेटमेंट हमेशा नकारात्मक होगा। वहीं धार्मिक शिक्षा की बात करें तो आप बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। दूसरा है वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। चौथा है वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। वहीं हम बात करें बच्चों को नियंत्रित करके आप शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र परिवेश में छोड़ना चाहिए। वहीं पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, ये भी अगर स्टेटमेंट आ जाए कि कोई भी पाठ्यक्रम है वो जल्दी पूरा कर रहे हैं तो भी स्टेटमेंट हमेशा नकारात्मक होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो वह शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तीसरा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। चौथा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, क्योंकि ये निर्योग बच्चे की बात कर रहा है। तो 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि विद्यार्थी को कभी भी अन्य बच्चों के साथ अलग नहीं रह सकते। अगर अलग रखेंगे तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो जो बार बार गलती करते हैं उनकी जो गलती करने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस ओर संकेत करती है। पहला है शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर। दूसरा है वो कैसे सीखते हैं। तीसरा है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। और चौथा है सीखने की अनुपस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, क्योंकि बच्चा अगर अभ्यास नहीं करता है तो वो बार बार त्रुटि करता रहेगा। तो इसलिए बच्चे को जितना से ज़्यादा अगर अभ्यास कराएंगे तो बच्चा उतना ही कम त्रुटि करेगा। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। पहला है प्रकल्पना का निर्माण करना। दूसरा है प्रकल्पना का परीक्षण करना। तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता। और चौथा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो जो समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक की जो पहला चरण होता है वो बेसिकली होता है समस्या के प्रति जागरूकता, क्योंकि जब तक आप समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी समस्या आने वाली है या हो रही है। तो 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मानव व्यक्तिगत परिणाम है। पहला है केवल आनुवंशिकता का। दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का। तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। और चौथा है केवल वातावरण का।
तो मानव व्यक्तिगत परिणाम जो है वो बेसिकली क्या है, वो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। यानी जो मानव व्यक्तिगत होता है वो माता पिता और अपने आसपास के पर्यावरण से ही सीखता है। तो जो माता पिता के गुण हैं वो ट्रांसफर होते हैं और वातावरण की प्रक्रिया। तो इसलिए मानव व्यक्तिगत परिणाम का है वो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया गया है। और चौथा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुसरण करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिले। तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीखते हैं। क्योंकि हर बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी से सीख जाता है और कोई बच्चा थोड़ा देर से सीखता है। तो इसलिए जो है शिक्षक को जो है शिक्षण अधिगम कराते समय बच्चों की विकास दर पर भिन्न भिन्न उसको ध्यान रखना चाहिए। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? पहला है व्यावसायिक, दूसरा है अनुभवी, तीसरा है भावात्मक और चौथा है आध्यात्मिक। तो जो सीखने का जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका अनुभविक, यानी अनुभव से ही हर व्यक्ति या बच्चा सीखता है। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो वह इस बात का संकेत देता है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। और तीसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। और चौथा है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो जो बच्चा बार बार अगर कोई कार्य कर रहा है और उसमें ऊब जाता है तो वह क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बाहर हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य कर सकता है। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। वही बच्चे में सीखने की योग्यता अगर कहीं भी ये आ जाए कि बच्चे सीख नहीं सकते हैं या बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये हमेशा स्टेटमेंट नकारात्मक होगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा 25 का 2। वहीं आप बच्चे को ज्यादा अनुशासन में भी नहीं रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। पहला है सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना। दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। और चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो सोशलाइजेशन का यही तात्पर्य होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। वहीं बड़ों का सम्मान करना ये जो है सामाजिक जो है समाज से तात्पर्य नहीं है। वहीं सामाजिक मानदंड बनाना ये भी गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला है विकास की सभी प्रक्रियाएं संबंधित नहीं है। दूसरा है सभी का विकास दर समान नहीं होता। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। और चौथा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्योंकि विकास का जो सिद्धांत है वो जो है हर बच्चे में अलग अलग होता है। यानी हर प्रत्येक बच्चे में विकास एक जैसा नहीं हो सकता है। तो 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। वहीं विकास जो होता है अगर आ जाए तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, यानी जो मानव विकास का जो क्षेत्र है उसके कई प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक विकास,
आध्यात्मिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। दूसरा है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो जो मानव विकास का जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? पहला है ज्ञान के निर्माण में, दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा है पुनर्बलन के सिद्धांत और चौथा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ज्ञान का निर्माण, क्योंकि बच्चा कोई चीज अगर पिछली बातों को जोड़कर सीखता है तो वो क्या करेगा, वो ज्ञान का निर्माण करेगा। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डर डर के कारण रोता है, यानी बच्चा क्यों रोता है? पहला है वियोग दुश्चिता, दूसरा है सामाजिक दुश्चिता, तीसरा है संवेगात्मक दुश्चिता और चौथा है अजनबी दुश्चिता। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिता। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।